आज प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी को सत्तारूढ़ हुए 7 साल पूरे हो रहे हैं। देश में भारतीय जनता पार्टी जन कल्याण के लिए नर सेवा नारायण सेवा नाम से सेवा दे रही है और पूरे देश में प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री जहां जहां सत्ता में है और मंडल स्तर और बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता इसमें शामिल हो रहे हैं। प्रयास किया जानने का प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष गुलाब सिंह राठौर जी से कि प्रधानमंत्री की जन कल्याण की सचमुच क्या योजना है और किस तरीके से लोगों तक वो पहुंच रही है योजनाएं। हमारे कार्यक्रम अनंत वक्ता के से साथ में आपका स्वागत है राठौर जी। मुझे बताइए प्रधानमंत्री की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो किस तरीके से जनता तक काम कर रही हैं और ऐसी 7 योजनाओं का जिक्र आप करिए जिसके माध्यम से लोग पूरा देश कनेक्ट हुआ किसी भेदभाव के बगैर। धन्यवाद पंकज जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपके चैनल अनंत वक्ता का। और मैं सबसे पहले संपूर्ण देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि आपके द्वारा एक राष्ट्रनिष्ठ व्यक्ति के नेतृत्व में भारत में सरकार आज ठीक 7 वर्ष पहले बनी 2014 में, और दूसरे टर्म का जब दूसरा वर्ष आज ही के दिन 30 मई को जब शपथ ग्रहण किया था उसका दूसरा वर्ष हो गया, यानी कुल मिला के 7 वर्ष। तो ये बहुत ही इस देश के लिए और बहुत ही महत्वपूर्ण रहे। तो पुनः सभी देशवासियों को बधाई शुभकामनाएं और माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। जहां तक है कि प्रधानमंत्री जी की जन कल्याणकारी योजनाओं का, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यूं तो प्रधानमंत्री जी की योजना लगभग 214 से अधिक योजनाएं लागू हो चुकी हैं, लेकिन मैं कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति तक, जन जन तक और बिना किसी भेदभाव, अयुक्त भेदभाव उनकी किसी योजना में है ही नहीं। व्यवस्था के अनुसार अवस्था और व्यवस्था सारी चीजें की गई। तो जैसे अभी आप कल की घोषणा में देखेंगे एक चाइल्ड प्रोटेक्शन योजना का लागू किया गया है, यानी बच्चों के लिए। किन के बच्चों के लिए? जो इस कोरोना महामारी में इस समय जिनके माता पिता उन बच्चों का साथ छोड़कर चले गए और कोविड की बीमारी से उनका स्वर्गवास हो गया, आज उन बच्चों का कोई सहारा देने वाला नहीं है। आज वो किनके सहारे रहेंगे? कौन उनका भरण पोषण करेगा? तो देश के प्रधानमंत्री जी ने इन सब बच्चों को एक तरह से कहेंगे कि गोद ले लिया। पीएम केयर फंड से इन बच्चों की शिक्षा प्रदान कराई जाएगी और नजदीक जो 10 साल से कम बच्चे हैं, जो नजदीकी केंद्रीय विद्यालय हो या निजी विद्यालय भी होंगे, उनमें भी केयर फंड से उनका जो खर्चा होगा वो पूरा दिया जाएगा और उन्हें शिक्षा प्रदान करवाई जाएगी। जैसे 18+ होंगे जाकर के, तो इनका जितना भी और पढ़ाई का खर्चा के साथ साथ इनका एक इंश्योरेंस होगा जो 5 लाख रुपए तक का अब से लेकर तब तक स्वास्थ्य बीमा का योजना इनका, ताकि किसी प्रकार की स्वास्थ्य में कोई जरूरत पड़े तो 5 लाख रुपए तक का इलाज पीएम केयर फंड से कराया जाएगा। आगे भी जब बच्चे आगे हायर एजुकेशन में जाएंगे तो उस समय में 10 लाख रुपए तक का इनको एक मिनिमम लोन सुविधा कहेंगे, मिनिमम इंटरेस्ट पर, वो भी जो इंटरेस्ट है और जो पैसा है वो केयर फंड से उसको दिया जाएगा। निश्चित तौर से ये बड़ी बेमिसाल पहल है पीएमओ की तरफ से, ऐसा इस वक्त में आना जब कि पूरा देश, पूरी दुनिया समेत बुरी तरह से जूझ रहा है, कोरोना के संक्रमण काल से दूसरे वेव से जूझ रहा है, त्राहिमाम करती हुई। ऐसे में ये संजीवनी साबित होगा निश्चित तौर से। बात हुई है आत्मनिर्भर भारत की, तो प्रधानमंत्री की बहुचर्चित योजनाओं में से स्किल इंडिया, स्किल डेवलपमेंट, स्टार्टअप, इस पे चर्चा कर लेते हैं। क्या है ये योजना और किस तरीके से सामान्य जनमानस के लिए ये सबसे ताकतवर योजना के रूप में काम करेगी, देश समृद्ध होगा। देखिए, आत्मनिर्भर भारत का जब विषय आता है तो सबसे पहले यही इतना बड़ा दर्शन कराता है जीवन का, आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत कब बनेगा? जब यहाँ का युवा, यहाँ का एक बहन बेटी महिला, यहाँ का एक एक व्यक्ति अपने हाथों से, अपने सुझाव से, अपने कार्यों से, अपने तरीके से इनकम के स्रोत जनरेट करेगा। अभी तक क्या हो रहा था कि बच्चा जरा सा आगे बढ़ा और उसकी एक ही सोच होती थी कि मैं इतना पढ़ लूं और मुझे नौकरी मिल जाए। हर आदमी सरकारी नौकरी के लिए ढूंढता था। आज के टाइम अगर पूरे भारत को देखेंगे तो 1.97 से अधिक सर्विस नहीं है, इससे कम पॉइंट सर्विस है आबादी के अनुसार में। तो मान के चले कि 98% लोग तो बेरोजगार तब भी रहेंगे। तो आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत
लोग अपने रोजगार को जनरेट करेंगे। उसके लिए क्या हुआ कि मुद्रा लोन योजना, उसके लिए क्या हुआ, स्किल्ड होइए, अपने स्टार्टअप करिए, यानी आप कोई अपना काम मन बनाइए और उसको प्रारंभ करिए, और वो आप प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत बैंक से आप वो ऋण ले सकते हैं और उससे आप अपने आप को काम को आगे बढ़ाइए। बढ़ाने के बाद आप आगे और लोगों को रोजगार देने लायक बनिए, यानी पहले स्वयं सक्षम होइए और जब वहां आपका काम बढ़ता है तो उसके माध्यम से और लोगों को रोजगार देने का काम करिए। तो इस प्रकार से जब एक व्यक्ति अपने रोजगार से जनरेट कर लेगा तो ये आत्म भारत निर्भर भारत होगा और ये भारत अपने आप में सक्षम होगा। उसे किसी विश्व के सामने किसी अदर कंट्री से हाथ जोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसे कहां से किस तरीके से कनेक्ट आप कर रहे हैं जो इस समय उज्ज्वला योजना को? उज्ज्वला योजना एक ऐसी महत्वपूर्ण योजना है कि संपूर्ण भारत में अगर दृष्टि डालेंगे जाकर के तो तमाम ऐसे क्षेत्र पाए जाते थे जहां पर आज भी लकड़ियां काट करके लोग लाते थे, कंडे बनाते थे और उससे चूल्हे को जला करके और एक बड़े परिवार के रोटी खाना बनाना, और वो आंखों में धुआं इतना ज्यादा, आगी को जनरेट करना, और उसके बाद तमाम उससे जो प्रदूषण से उन तमाम महिलाओं को, उन परिवारों को बीमारियों का शिकार होना पड़ता था। उनके नेत्र ज्योति कमजोर हो जाती थी, उन्हें जंगलों में लकड़ियां काटने जाना पड़ता था, तो कई बार रिस्क होता था कि उनको सांप कीड़ा काट ले, तमाम बुखार जुकाम ऐसी चीजें होती थी। तो उज्ज्वला योजना के माध्यम से संपूर्ण भारत के प्रत्येक परिवार को गैस सिलेंडर मुफ्त मुहैया कराने का काम प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत, उज्ज्वला योजना के अंतर्गत किया गया। आज वो सभी बहन बेटियां अपने आप में प्रसन्न महसूस करते क्योंकि घर घर में अब चूल्हे हैं, अब उनके कपड़े भी गंदे नहीं होते, अब उनको ताजा भोजन मिलता है। पहले क्या था, एक बार बन गया बार बार चूल्हा कौन जलाएगा, अब तो शाम को जलेगा चूल्हा, तो दिन भर वो रखा हुआ भोजन करना पड़ता था। गांव में फ्रिज वगैरह भी बिजली से इतना ना साधन पहले हुआ करते थे, तो वो खाना अच्छा है खराब हो गया 19-20 तमाम चीजें होती थी। तो गैस का जब से उज्ज्वला योजना के माध्यम से सिलेंडर मुहैया कराया गया तो अब जब भी जिसको आवश्यकता होती है वो उसी समय उन चीजों को तत्काल तैयार कर लेते हैं और ताजा भोजन लोग कर रहे हैं, इसलिए स्वस्थ रह रहे हैं, और स्वस्थ रहेंगे तभी ये समृद्ध भारत बनेगा और उज्जवल भारत होगा। उज्ज्वला योजना इस पर पूर्ण रूप से कामयाब हो रही है। बड़ी ताकतवर एक योजना और रही है प्रधानमंत्री की जनधन योजना। लगभग इसे पूरे देश में ग्रामीण भारत गांव से शुरू होकर दिल्ली तक आता है। ऐसी स्थिति में वो उतना ही ताकतवर है। इसको कैसे आज के दिन, जबकि 7 साल गौरवशाली 7 साल पूरा कर रही है भारतीय जनता पार्टी, ऐसे भी इस योजना को कहां तक सफल मानते हैं? मुझे इस योजना का जैसी चर्चा आता है तो एक बार हंसी आती है कि जब ये इस जनधन योजना की बात आई और प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद घोषणा की कि सभी लोग अपना जनधन खाता खुलवाएं बैंकों में और जीरो बैलेंस पर अकाउंट खुलवाएं और सबका खाता बैंक में खुलना चाहिए जो जनधन के उसमें आते हो। तब विरोधी पक्ष के लोग इसमें बड़ी मजाक उड़ा रहे थे, हंस रहे थे कि ये जनधन क्या है, जीरो खाते में खुलना है, वो 15 लाख आएंगे क्या, ये होगा, से बहुत सारी चीजें। बिकॉज अभी पिछले साल जब कोरोना की पहली वेव आई उस समय इस जनधन खाते का सबसे बड़ा लाभ देखने में आया कि तमाम उस जरूरतमंद बहनों के खातों में 500-500 रुपए कई महीने तक दिए गए। उनके घर में, जिनके घर में कोई कमाने वाला नहीं था, बाहर जा नहीं सकते, लॉकडाउन चल रहा था, 4-4 महीने तक बाहर नहीं निकले, और उनके खातों में 500-500 रुपए अगर हर महीने आए तो उनका एक कम से कम साबुन तेल चाय पानी का खर्चा तो चला। बहन बेटी के अपने अकाउंट पे आता तो उसको कैसा महसूस होता है, उसे लगता है कि ये मेरी अपनी इनकम है, मेरी अपनी कमाई है, मेरे अपने अंदर का एक वो है। तो प्रधानमंत्री जी ने जनधन योजना के अंतर्गत प्रत्येक बहन बेटी को भी समृद्ध करने का काम किया। प्रधानमंत्री ने किसान सम्मान निधि जारी किया, 8वीं किस्त जारी हुई है अभी जल्दी ही। ऐसी स्थिति में कोरोना के संक्रमण काल में किसान संपन्न हुआ। खेती देश के लिए 70 साल बाद भी, आजादी के 7 दशक बाद भी संपन्न नहीं हो पाई। पूर्णतः वो निर्भर रहती है मौसम पे। इसके बाद वो 2000 रुपए प्रत्येक किस्त, इसकी जरूरत क्यों पड़ी और क्या प्रधानमंत्री की सोच थी इसके साथ में? ये भी बहुत ताकतवर योजना है देश के, पूरे देश को एकजुट करने के लिए। बिल्कुल अंत्योदयी प्रयास, अंतिम श्रेणी में खड़े हुए व्यक्ति को उस पर दृष्टि डालना और उसको प्रथम पंक्ति में लाने का प्रयास करना, यह अंत्योदयी प्रयास है। और इस अंत्योदयी प्रयास को किसान समृद्धि सम्मान निधि योजना के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो प्रतिवर्ष
6,000 रुपए दे करके उसको समृद्ध किया है 3 किस्तों में। और ये 3 किस्तें भी देने का एक लॉजिक है, इसलिए नहीं है कि केवल इस तरह से कम कम देना। ये लॉजिक है कि प्रत्येक फसल के टाइम नहीं, उसकी जरूरत के टाइम उसको 2,000 रुपए मिलता है। और उस समय जो पहले यही गरीब किसान जिसके पास बीघा 2 बीघा की खेती है, छोटा 1 एकड़ 2 एकड़ की खेती है, वो क्या करता था, सरमाएदारों से पैसे उधार लेता था, सरमाएदारों से उधार जुताई कराता था, फसल करवाता, और जैसी फसल आती थी वो सरमाएदार लोग उससे पहले फसल ले लेते थे और उसके घर में कुछ नहीं पहुंचता था, छोटा सा पहुंचता था, और डेढ़ा दुगना ले लेते थे। प्रधानमंत्री जी ने इस बात को बड़ा ध्यान से महसूस किया और उन सरमाएदारों की उस दुकान को बंद करके और उन गरीब लोगों को सीधा उनको पैसे देके, ताकि आपको 500 रुपए का बीज लेना है, आपके पास पैसे हैं, आपको वहां 500 रुपए के ट्रैक्टर की जुताई देने हैं, आपके पास पैसे हैं, आपको 500 रुपए में पानी सिंचाई आदि करवाना है, आपके पास पैसे हैं, 500 रुपए नराई गुड़ाई दिखाई के लिए चाहिए, 2,000 रुपए आपके पास है ना। तो जो फसल उत्पन्न होगी, पैदा हुई, आपके घर सीधा आएगी। किसानों के बाद सुकन्या समृद्धि योजना इनकी रही है, जो कन्याओं के लिए है, जिनका विवाह नहीं है, पढ़ने की उम्र है, उनके लिए योजना। ये योजना क्या है, 2 लाइन में देखिए। सुकन्या सरकार ने इन बच्चियों को एक लंबी एक अच्छी एजुकेशन मिले और ये कभी किसी को लोड ना लगे, इसलिए इस योजना के अंतर्गत इसको बीमा निधि से जोड़ते हुए कि जो परिवार की बेटियां हैं वो अपना एक मिनिमम आय व्यय उसमें करते हुए, सरकार उसका 2 गुना उसमें जमा करते हुए, विद इंटरेस्ट उस पैसे को जोड़ते हुए, और उसकी शादी के समय उसको अनुपात उसके जमा करने के 2 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए उसको मिलेगा। तो उस लड़कियां शादी करने में जोर उनको नहीं पड़ेगा, जो आज लोग माता पिता महसूस करते हैं कि बेटियों को शादी करना, पैसा कहां से आएगा। दूसरा, उनको आगे एजुकेशन सेक्टर में, तो एजुकेशन के लिए सरकार की ऑलरेडी योजनाएं चल रही हैं और इसके माध्यम से लाभ उठा सकते हैं। तो ये सुकन्या योजना उन बेटियों के लिए, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान है, उसको पूर्ण करने के लिए देशव्यापी योजना है और बहुत ही लाभकारी योजना है। प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार विकलांग से नाम हट के दिव्यांग हुआ। दिव्यांगों के लिए भी कुछ योजनाएं हैं उनकी। देखिए, सबसे ताकि ये दिव्यांग है और ये बहुत कमाने नहीं जा सकते या ऐसी परेशानी में, तो इन सभी के लिए 500 रुपए प्रति माह की पेंशन योजना का इसमें कार्य किया गया ताकि उन लोगों को भी सहयोग मिल सके। तो प्रधानमंत्री जी के लिए, इस योजना के लिए भी बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो समाज जिसको देश ने कभी अभी तक मान्यता नहीं दी, रिकॉग्नाइज नहीं किया है, न वो उज्ज्वला के तहत रिकॉग्नाइज है, न वो प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजनाएं के किसी योजना में आते हैं, ऐसे लोग भी बहुत हैं। जैसे देश में बड़ी संख्या में प्रभावित हुए हैं कोरोना संक्रमण काल से अधिवक्ता, इनका कोई काम नहीं चल रहा और ये किसी कैटेगरी में नहीं आते। देश का मध्यम वर्गीय पत्रकार, देश में समाज सेवा करने वाले लोग, स्कूल्स छोटे छोटे जो चलाए जा रहे हो, इनके काम को रोक दिया है इस कोरोना ने, बुरी तरह प्रभावित किया है। अगर ये किसी कैटेगरी में नहीं आ रहे हैं तो इनके लिए क्या योजनाएं होंगी, उस पर गौर जरूर करें देश। मैं भी इस आपके चैनल के माध्यम से संगठन से भी और देश के प्रधानमंत्री जी से भी, सरकार से भी, और आपने पूछा है और ये मेरे मस्तिष्क में कल शाम से बहुत ज्यादा क्रोध रहा था। मैं करीब 1.5 घंटे तक इसमें मंथन कर रहा था कि हम लोग उन जरूरतमंद लोगों को राशन की किट भी बांट रहे हैं। मिडिल क्लास स्कूल जिनके पास आज कोई बच्चे नहीं है, ना उनके पास कोई फीस आ रही, लेकिन उनको बिजली का बिल भरना पड़ रहा है, उन्हें मेंटेनेंस देना पड़ रहा है, उन्हें हाउस टैक्स देना पड़ रहा है, उनके पास कोई आय का साधन नहीं है और उनके पास जो स्टाफ वो सबको हटा नहीं सकते, उनको भी कहीं ना कहीं से व्यवस्था करना, क्योंकि उनके भी तो परिवार है, उनको कैसे आप छोड़ सकते हैं। ऐसे ही आप देखेंगे कि जो अधिवक्ता वर्ग है, आज कोर्ट बंद चल रहे हैं, उनके पास कोई, पिछले 1.25 साल से अधिवक्ताओं के घर में मैं जानता हूं कि और क्योंकि मेरे बहुत ही सर्कल में ऐसे लोग हैं और मेरी बेटी खुद अधिवक्ता है, तो मैं इसलिए और गहराई से जानता हूं कि उनका कोई काम ही नहीं हो रहा है और वो चूंकि एडवोकेट है, अधिवक्ता है, वो किसी से मांग भी नहीं सकते। वो ऐसे सरमाएदारों में उनकी गिनती आती है कि मांग सकते नहीं और आने का कोई साधन नहीं और मुंह खोल नहीं सकते और भूखे बैठे घर में उनका परिवार बहुत इस समय परेशान है। ऐसे बहुत सारे छोटे लघु उद्योग वाले लोग हैं, ऐसे जो सामाजिक और मिडिल सिस्टम के पत्रकार बंधु हैं, क्योंकि बड़े लोगों का तो पैकेज चल जा रहा है, गवर्नमेंट पैकेज दे रही है, उनसे चल रहा है, लेकिन जो वास्तव में धरातल की विषयों को उठाते थे, जो धरातल में जगह जगह घूमना, जगह जगह से विषय को उठाकर लाते थे और सरकार को जगाते थे और बड़े लोग भी उन्हीं की स्कीमों को उठा करके अपने बड़े चैनलों में चलाते थे,
वो लोग आज परेशान है, क्योंकि जब मीडियम क्लास परेशान होता है तो उनका रोजी रोजगार वहीं से चलता था और उनका वहां से बंद हो चुका है। ऐसे बहुत सारे मिडिल सिस्टम के लोग हैं जो इस समय परेशान है, और वो किसी कैटेगरी में नहीं है, निश्चित है किसी कैटेगरी में नहीं है। वो ना सामान्य हो रहे हैं, ना जनरल हो रहे हैं, ना एससी हो रहे हैं, ना ओबीसी हो रहे हैं, ना गरीब हो रहे हैं, ना अमीर हो रहे हैं, ना बीच, मतलब उनका कोई कैटेगरी नहीं है। मेरा आग्रह भारत सरकार से और तमाम प्रदेशों की भी सरकार से अपने अपने स्तर से इन लोगों पर विशेष चिंतन होना चाहिए, और मुझे पूरा विश्वास है आपके इस चैनल पे लाइव जाने के बाद मेरे प्रधानमंत्री जी इतने दूरदृष्टि हैं कि इस विषय पर जरूर चिंतन करेंगे। अनंत वक्ता, मीडिया के साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नए कंटेंट के साथ। नमस्कार, बहुत बहुत